बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। अब किस नंबर 134 मुलाहिज़ा फरमाएं। ये जो कुछ भी था बेहद बेरहम था, बहुत नाकाबिले बर्दाश्त था। कुछ इसी किस्म की कैफियत शानी ने तब महसूस की थी जब मुल्तान के आस्थाने में वो रुस्तम को छोड़कर बाहर निकली थी। शानी को लगा कि इस बेपनाह कशिश के सबब उसका दिल सीना तोड़कर बाहर निकल आएगा और रुस्तम की तरफ उड़ता चला जाएगा, या फिर उसके जिस्म का हर हर जोड़ उखड़ जाएगा और रेजा रेजा होकर बिखर जाएगा। क्यों होता है ऐसा, क्यों? उसने खुद से पूछा। जवाब तो कोई भी नहीं था। उस वक्त भी नहीं था जब नादिया रुस्तम की बीवी थी, और नाब था जब वो मर चुकी थी। अचानक शानी के दिल से आवाज आई, शानी ये तू क्या कर रही है? रुस्तम ने तेरी मुसीबत का सुना है तो हर दीवार को गिरा कर तुझे बचाने पहुंच गया है। अब तू उसे बदतरीन मुसीबतों में छोड़कर यहां से जा रही है। तू क्यों जा रही है? अगर तू उसके साथ जिंदा नहीं रह सकती तो मर तो सकती है ना। मर जा उसके साथ, या इन वैरान पहाड़ों में खत्म कर दे सब कुछ। उस अजीम जज्बे की लाज रख ले है जो अरसे से तेरे और रुस्तम के दरमियान मौजूद है। हाँ शानी, किसी के जाने से दुनिया में कुछ नहीं रुकता। कोई ना कोई वसीला बन ही जाता है हर काम के होने का। मुन्ने का भी कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। सगी माएँ भी तो अपने नौखेजों को छोड़कर मर जाती है ना। रुस्तम का जख्मी चेहरा इतनी शिद्दत से शानी के तस्वुर में उभरा कि इसे कुछ याद ना रहा। एक ऐसी बुलंद लहर इसके अंदर से उठी कि कुछ भी इसके बस में ना रहा। इसे लगा कि वो अपने आप को बचाकर मौत के इस घेरे से निकल गई तो खुद को हरगिज माफ ना कर सकेगी। उसके बाद जो भी सांस आएगी इसके दिलो दिमाग पर एक नाकाबिले बर्दाश्त बोझ रख जाएगी। एक तंग पगडंडी पर चलते चलते अचानक वो रुक गई। उसके चेहरे पर हिजानी कैफियत थी। क्या हुआ? सब इंस्पेक्टर ने करीब आकर पूछा। मैं वापस जाना चाहती हूँ। उसके लहजे में चट्टान की सी सख्ती थी। ये क्या कह रही है बीबी? सब इंस्पेक्टर ने तेज सरगोशी की। वही कह रही हूँ जो मुझे करना है, शानी ने कहा और अटल अंदाज में एक पत्थर पर बैठ गई। ऐसा नहीं हो सकता। हम डिप्टी साहब के हुक्म के मुताबिक आपको वापस ले जाने के पाबंद हैं। तो फिर मेरी लाश ले जाओ। मैं नहीं जाऊंगी। वो मुस्तहकम इरादे से उठी और वापस चल पड़ी। सब इंस्पेक्टर मुख्तार और दीगर एहलकार उसके पीछे लपके। सब इंस्पेक्टर उसका रास्ता रोककर खड़ा हो गया। मेरी नौकरी चली जाएगी, मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगा। तो क्या मेरे मरने से तुम्हारी नौकरी बच जाएगी? वो गरजी और सब इंस्पेक्टर को धकेलती हुई आगे बढ़ गई। सब इंस्पेक्टर ने एक बार फिर दौड़कर शानी को कंधों से थाम लिया। डोंट टच मी, वो चिल्लाई और एक बार फिर सब इंस्पेक्टर मुख्तार को जोरदार धक्का दिया। मैं कहता हूं रुक जाओ। मुख्तार का लहजा बदल गया। पेशावराना सख्ती कूदकर उसके अंदर आ गई। शानी नहीं रुकी तो उसने पिस्तौल निकाल लिया। तुम नहीं रुकोगी तो मैं जबरदस्ती रोकूंगा, वो धाड़ा। शानी अपने मखसूस वजदान के जेरे असर थी। वो वापस जाने का फैसला कर चुकी थी और उसे 100% यकीन था कि सब इंस्पेक्टर या उसका कोई साथी उसे रोक नहीं पाएगा। मुख्तार कुछ देर तक शदीद तजब्जुब के आलम में खड़ा रहा। पिस्तौल उसके हाथ में एक बेकार शय की तरह था। वो जानता था कि बीबी पर गोली नहीं चला सकता। आखिरी रास्ता जोर आजमाई ही का रह जाता था। उसने अपने 2 हट्टे कट्टे साथियों को इशारा किया। वो मुख्तार के साथ आगे बढ़े और उन्होंने शानी को बाजू से दबोच लिया। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो यू बस्टर्ड, वो फुनकारी। लगता है आपको इज्जत रास नहीं है, सब इंस्पेक्टर ने कहा। जबरदस्त खैंचा तानी का मंजर शुरू हो गया। शानी खुद को छुड़ाकर डेरे की तरफ वापस जाना चाहती थी, लेकिन पुलिस वाले अपने आला अफसर के हुक्म के मुताबिक उसे पोठोहार से बाहर ले जा रहे थे। वो बिफरी हुई शेरनी की तरह थी। दर्दो कर्म ने उसे हर मसले से बेगाना कर दिया था। वो कुछ और ना सकती थी, लेकिन कम अज कम रुस्तम और उसके साथियों के साथ मर तो सकती थी। उसने पुलिस एहलकारों को जोरदार धक्के दिए, 1-2 को थप्पड़ रसीद किए। चंद सेकंड के लिए यही महसूस हुआ कि वो उनके बस में नहीं आएगी और खुद को छुड़ाकर टीलों की तवील भूल भुलैयों में गुम हो जाएगी। मगर इसी दौरान में अचानक ऊपर नीचे 3 फायर हुए और शानी समेत सब चौंक गए। ये फायर करीबन 150 मीटर की दूरी पर सुर्खी बाइल टीलों से हुए थे। सब इंस्पेक्टर की गिरफ्त में शानी ने देखा कि कमोबेश 20 अफराद टीलों से उतरकर नीचे आ रहे थे। उनमें से अक्सर लोग शहरी दिखाई देते थे। उनमें 2 औरतें भी थीं। बड़ी बड़ी पगड़ियों और घेरदार शलवारों वाले अजराली उनके हकम में थे। इसके अलावा 2-3 बावर्दी पुलिस वाले भी नजर आते थे। हवाई फायर शायद पुलिस वालों की तरफ से किए गए थे। इत्तफाकन शानी से हाथापाई करने वाले सारे पुलिस एहलकार सफ़ेद पोश कपड़ों में थे। नए आने वाले अफराद ने बुलंदी से उन सफ़ेद पोश अफराद को शानी से हाथापाई करते देखा था और हवाई फायर कर दिए थे। सब इंस्पेक्टर मुख्तार ने अपने साथी से छोटी दूरबीन ले ली और आंखों से लगाकर ध्यान से देखने लगा। बेड़ा गर्क, उसने बेसाख्ता कहा और उसके ऊंट दायरे के अंदाज में सुकड़ गए। क्या हुआ सर जी? एक हेड कांस्टेबल ने पूछा। मुझे लगता है कि ये अखबार वाले हैं।
कल डीआईजी साहब ने उनके बारे में बताया था। ये डेरे पर ऑपरेशन का आंखों देखा हाल देखने के लिए आ रहे हैं। ये तो बहुत बुरा हुआ। वो परेशानी से बड़बड़ाया। आने वाले 20-22 अफराद के पीछे अब चंद मजीद मुसल्ला पुलिस वाले भी नमूदार हो गए थे। वो सब ऊंची आवाज में बोलते हुए तेजी से मौके की तरफ बढ़ रहे थे। शानी को अब सब इंस्पेक्टर ने छोड़ दिया था। शानी ने भागने की कोशिश नहीं की। वो भी मुख्तार और उसके साथियों की तरह तजस्सुस से आने वालों की तरफ देखने लगी थी। 5 मिनट के अंदर अंदर ये लोग काफी नजदीक पहुंच गए। शानी को इन लोगों के पास 2 टीवी कैमरे भी दिखाई दिए। मुख्तार का रंग जर्द हो गया। यह सूरत-ए-हाल उसकी तवक्को के बिल्कुल बरक्स थी और उसकी समझ से बालातर थी। वो जानता था कि डिप्टी रियाज साहब बीबी की आमद और रवानगी को राज रखना चाहते हैं। उनकी ख्वाहिश है कि यह मामला कम से कम अफराद के इल्म में आए, लेकिन यहाँ तो सारा मामला ही चौपट दिखाई दे रहा था। मीडिया के चौकस तरीन लोग सूरत हालात की रिपोर्टिंग के लिए यहाँ आ मौजूद हुए थे और बदकिस्मती से ऐसे मौके पर आए थे जब एक धमाका खेज खबर उनकी मुंतजिर थी। शानी बीबी, जिसको गुजरांवाला, लाहौर और गिरदोनवा में सरगर्मी से तलाश किया जा रहा था, ना सिर्फ पुलिस की तहवील में थी बल्कि वादी सून में पाई जा रही थी। शानी ने देखा कि सब इंस्पेक्टर ने अपना गंजा सर खुजाकर खुश कूंटों पर जबान फेरी। दूसरी तरफ मीडिया के साथ आने वाले पुलिस एहलकार भी परेशान दिखाई दे रहे थे। अचानक शानी की निगाह एक चेहरे पर पड़ी और वो बुरी तरह चौंक गई। उसने ग्रीस को देखा। वो पतलून कमीज में थी। उसके सर पर तिनकों का हैट था। आंखों पर धूप का चश्मा लटकाए और सफ़ेद जोगर पहने वे खातून अखबार नवीस के साथ साथ चली आ रही थी। मुल्तान में ग्रीस ने शानी को बताया था कि उसका ताल्लुक सहाफ़त से भी रहा है। क्या वो एक साफ़ी की हैसियत से यहाँ मौजूद है? ये सवाल तेजी से शानी के जहन में उभरा। ग्रीस ने भी शानी को पहचान लिया था। वो ज्यादा तेजी से कदम उठाने लगी और सबसे पहले शानी के पास पहुंच गई। शूनी, शूनी, तुम यहाँ? उसने हैरत से आंखें फाड़ी और फिर शानी से लिपट गई। शानी ने वो मुश्किल अपनी सिसकियां जब्त की। पुलिस वालों के साथ हाथापाई और खींचातानी में शानी का गिरेबान एक बार फिर नीचे तक लटक गया था। यह गिरेबान जीटी रोड पर सफर करते हुए जीप के अंदर डिप्टी रियाज ने फाड़ा था और अभी तक सेफ्टी पिनों से जुड़ा हुआ था। शानी ने कांपते हाथों से एक बार फिर गिरेबान की सेफ्टी पिन्स दुरुस्त की। ग्रीस ने शानी का सर चूमते हुए कहा, मुझे पहले ही शक था, मुझे पहले ही शक था। फिर वो दीगर अखबार नवीसों और कैमरा मैनों की तरफ बढ़ी। देख लिया आपने, ये शोनी है जिसे हम सब जगह जगह ढूंढते फिर रहे हैं। पुलिस वाले यहाँ इसके कपड़े फाड़ने में मसरूफ हैं। 10-15 अखबार नवीस शानी के गिर्द जमा हो चुके थे। उन सब की आंखों में तजस्सुस और सनसनी थी। एक सीनियर अखबार नवीस ने शानी को पहचानने के बाद सब इंस्पेक्टर मुख्तार को मुखातिब किया और पूछा, ये हम सब क्या देख रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? तजरीबाकार सब इंस्पेक्टर अब खुद को काफी हद तक संभाल चुका था। उसने कहा, मैं तो मुलाजिम हूँ जी, जो हुक्म ऊपर से मिला है उसके मुताबिक अमल कर रहा हूँ। लेकिन जहां तक मुझे पता चला है ये बीबी साहबा खुद इस ममनुआ इलाके में पहुंची हैं। इनके साथ कोई और साहब भी थे जिनके बारे में रियाज साहब ही जानते हैं। ये आगे बड़े डेरे तक पहुंचना चाहती थी। अफसरों ने बड़ी मुश्किल से इन्हें समझाया है और वापस भेजा है। ये मेरी ड्यूटी लगी है कि मैं इन्हें अपने साथ ले जाऊं और सेफ एरिया तक पहुंचा दूं। लेकिन यहाँ आकर ये अड़ गई हैं और फिर वापस जाना चाह रही हैं। ये बकवास कर रहा है, शानी कराई। ये लोग वो कहते कहते चुप हो गई। रियाज की करख सूरत उसकी निगाहों में घूम गई। उसने कहा था कि अगर उसने किसी को अपने और ताया मासूम के बारे में असल वाकया बताया तो फिर एक जनाजा और उठ जाएगा। शानी ने डिप्टी रियाज को जांच लिया था। वो शख्स सब कुछ कर सकता था। बदतरीन काम कर गुजरने की भी उसके पास 101 बहाने थे। ग्रीस ने उसे दिलासा दिया, बताओ शोनी, असल क्या बात है? ये सब मीडिया के लोग हैं। तुम जो कहोगी वो लाखों लोगों तक पहुंच जाएगा और सच में बड़ी ताकत होती है। बताओ मेरी प्यारी बहन, ये लोग तुम्हें कैसे लाए हैं यहाँ और क्या तुम्हारे साथ कोई दूसरा भी है? शानी के सीने में तलातुम था। वो रो रो कर सब कुछ मीडिया के सामने कह देना चाहती थी, लेकिन ये भी जानती थी कि मिलाकर वो इस सारी सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए तनहा होगी। मीडिया को तो नित नई खबरें दरकार होती हैं, चिंगारती शोर मचाती खबरें चंद रोज बाद किसी दूसरी खबर के शोर में दब जाती हैं और फिर अमूमन सब कुछ फरामोश कर दिया जाता है। जिसकी खबर होती है वो होता है और पुलिस होती है, सब कुछ उसी को भुगतना पड़ता है। वो खामोश रही। ग्रीस ने शानी का कंधा दबाया, बताओ शूनी, घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। हम सब हैं और ये कोई आम अखबार नवीस नहीं है। आम होते तो यहां तक ना पहुंच सकते और हम सब पूरा स्टैंड लेंगे तुम्हारे साथ। यही बात जरा मुख्तलिफ अंदाज में एक दूसरे अखबार नवीस ने कही। शानी बोली, मेरा दिमाग चकरा रहा है, अभी मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, प्लीज मुझे सोचने दे। शानी की खामोशी से सब इंस्पेक्टर मुख्तार को मजीद हौसला हुआ और वो बोला, इतनी बात तो आप सब ने भी देख ली होगी जनाब कि हम बीबी साहिबा को
बड़े डेरे की तरफ ले जा नहीं रहे थे, वापस ला रहे थे। वहां बहुत खतरा है जी, गोलियां चल रही हैं, किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। डिप्टी रियाज साहब का आर्डर था कि हम बीबी को बड़ी इज्जत और हिफाजत के साथ गोजर खान तक पहुंचा दें, फिर वो जहां जाना चाहें आज़ाद हैं। अगर इसके अलावा कोई बात है तो कम से कम हम तो नहीं जानते जनाब, हम तो तनख्वाहदार नौकर हैं जी। नौकर साहब, मोहतरमा के कपड़े भी आप ही ने फाड़े होंगे, सीनियर अखबार नवीस ने तीखे लहजे में कहा। नहीं जी, ये तो पहले के सब इंस्पेक्टर खकला कर रह गया। और आप ये भी फरमा रहे हैं कि बीबी अपने किसी साथी के हमराज खुद यहाँ तक पहुंची है जी, और यहाँ हर तरफ पुलिस मंडला रही है, चप्पे चप्पे की निगरानी हो रही है। बंदा तो कुजा कोई छोटा मोटा जंगली जानवर भी तुम्हारी मर्जी के खिलाफ यहाँ नहीं घुस सकता, लेकिन फिर भी जनाब ये काफी बड़ा इलाका है, हर जगह तो निगाह नहीं रखी जा सकती ना। इस गुफ्तगू के दौरान ही में एक कैमरामैन ने टीवी कैमरा ऑन कर दिया था। सब इंस्पेक्टर डामाडोल हो गया। उसने कैमरामैन से कहा कि वो रिकॉर्डिंग ना करे, फिर वो रुख फेर कर दूसरी तरफ चला गया। एक बार वो अखबार नवीस आगे बढ़ा। उसने शानी से कहा, बीबी आप हमारे साथ आएं, मुझे लगता है कि आपको फौरी तौर पर तन्हाई और सुकून की जरूरत है। हाँ हाँ शोनी आओ, ग्रीस ने शानी का बाजू थामा। ये सूरत देखकर सब इंस्पेक्टर पलट आया। देखें जी, आप कारे सरकार में मुदाखलत ना करें, बीबी इस वक्त मेरी तहवील में है और मैं अफसरों के हुक्म के मुताबिक इन्हें गोजर खां पहुंचाने का पाबंद हूँ। सीनियर अखबार नवीस जमीर अहमद ने कहा, हम मीडिया के लोग हैं, हम पर भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। हम भी पाबंद हैं कि किसी अकेली लड़की को चंद पुलिस वाले एक वैराने में खींच घसीट रहे हों तो हम उसकी मदद करें। सफ़ेद रेश अखबार नवीस ने बड़ी शफकत से शानी का हाथ थाम लिया था। सब इंस्पेक्टर ने थोड़ी सी तकरार की, फिर बड़बड़ाता हुआ पीछे हट गया। कुछ ही देर बाद वो सब इस कुदरती खूह में मौजूद थे। खूह से बाहर धूप बहुत तेज थी। इस धूप के सबब नबातात की महक भी तेज हो गई थी। मीडिया की जो पार्टी यहाँ पहुंची थी उसके साथ पुलिस का एक दस्ता भी था। इसके अलावा 4-5 मुकामी कुली भी मौजूद थे। उन्होंने पानी के कैन और खुर्दो नूश का दीगर सामान उठा रखा था। गर्मी के सबब पानी की ज़रूरत शिद्दत से महसूस हो रही थी। पानी वगैरह पीने के बाद सारे लोग कुछ देर के लिए खूह से बाहर चले गए। ग्रीस ने अपने साथ आने वाली ये खातून साफ़ी के कपड़े शानी को पहनने के लिए दिए। खूह के एक तारीक गोशे में जाकर शानी ने कपड़े बदल लिए। ये उसके जिस्म पर तकरीबन ठीक आए थे। जब सारे लोग खूह में वापस आ गए तो मुअम्मर अखबार नवीस जमीर अहमद के कहने पर ग्रीस ने शानी को अपने साथ लिया और खूह से बाहर आ बैठी। जहाँ एक पत्थर ने कुदरती साइबान बना रखा था, एक हमवार जगह पर दरी बिछा दी गई। वो दोनों यहाँ मुकम्मल राजदारी से बात कर सकती थी। सब इंस्पेक्टर मुख्तार और उसके साथी एहलकार 40-50 फुट की दूरी पर एक दरख्त के साए तले मौजूद थे और खफा खफा दिखाई देते थे। सब इंस्पेक्टर मुख्तार के साथियों के चेहरों पर खफगी के साथ साथ हैरत का अंतर भी नुमाया था। दरअसल ये बात उनके लिए भी इंकशाफ से कम न थी कि वो जिस लड़की को अपने साथ गोजर खान ले जा रहे थे वो बीबी है। ग्रीस ने शानी का हाथ थामते हुए कहा, मुझे वड्डे डेरे पर होने वाली लड़ाई देखने का कोई शौक नहीं था। मैं इस पार्टी के साथ इसलिए आई हूं कि मैं तुम्हें खोजना चाहती थी। सच कहते हैं शोनी, दिल को दिल से राह होती है। मेरे दिल में बार बार ये ख्याल आता था कि मैं मीडिया पार्टी के साथ सून में गई तो तुम्हारे बारे में जरूर कुछ ना कुछ जानूंगी। बहरहाल ये तो मेरे गुमान में भी ना था कि मैं यहाँ इतनी जल्दी तुम्हें देख पाऊंगी, और वो भी ऐसी हालत में जब पुलिस वाले तुमसे कुश्ती लड़ रहे होंगे। मैं बहुत हैरान हूँ शोनी, खुद मेरी समझ में भी नहीं आ रहा ग्रीस कि ये सब क्या हो रहा है। क्या ये बात सही है कि तुम्हें पुलिस वाले गुजरांवाला से जबरदस्ती जान लाए हैं? शानी ने बेकरारी से नफी में सर हिलाया। नहीं ग्रीस, अभी मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती। प्लीज अभी मुझसे कुछ ना पूछो प्लीज। शानी की आंखों में आंसू उमड़ आए थे। ग्रीस ने कहा, अच्छा शोनी, सिर्फ इतना बता दो कि क्या तुम्हारे ताया मासूम को भी जान लाया गया है? शानी ने एक बार फिर बेकरारी से नफी में सर हिलाया। प्लीज ग्रीस, अभी मुझसे कोई सवालो जवाब ना करो। ग्रीस ध्यान से उसे देखने लगी। उसकी आंखों में जानत की चमक थी। गहरी सांस लेकर वो बोली, ठीक है शोनी, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करती। जब तुम्हारा दिल चाहे बता देना, और अगर ना चाहे तो ना बताना, ठीक है? शानी चुप रही। आखिर उसने एक तवील आग खींची। ग्रीस, वो सब मारे जाएंगे। शायद पुलिस उनमें से किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगी, और पुलिस वालों में सबसे बेरहम डिप्टी रियाज है। वो रुस्तम को भी गिरफ्तार कर चुका है। वो किसी भी वक्त उसकी जान ले सकता है। अगर तुम कुछ कर सकती हो तो करो। मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा ग्रीस। ग्रीस ने अपने होंठ पींचे और गहरी सोच में नजर आने लगी। उसके चेहरे पर तशवीश के साए थे। कुछ देर बाद वो बोली, हालात वाकई खराब है शोनी। अगले 48 घंटे में डेरे पर फैसला कुन कार्रवाई का प्रोग्राम है। पुलिस के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट बारूदी सुरंगें हैं। बारूदी सुरंगें साफ करने वाले कुछ माहिर अफराद कल रात यहाँ पहुंच चुके हैं।
लेकिन यूं लगता है कि डिप्टी रियाज और उसके साथी अफसरों ने इस बारूदी सुरंगों का कोई और भी हल निकाल लिया है। ये क्या हल है, इसके बारे में यकीन से कुछ नहीं कहा जा सकता, मगर डिप्टी रियाज इस सिलसिले में काफ़ी पुरुमीद है। इसलिए ये लोग 48 घंटे में काम निपटाने की बात कर रहे हैं। डेरे पर मौजूद सारे लोग तो मुजरिम नहीं हैं। मैं यकीन से कह सकती हूँ कि उनमें से ज़्यादातर ऐसे हैं जिन्हें पुलिस ही ने हथियार उठाने पर मजबूर किया है। चंद गुनाहगारों के साथ सबको मार देना कहाँ का इंसाफ है? क्या कोई ऐसा रास्ता नहीं हो सकता कि उन लोगों से हथियार डलवाने के लिए उनसे बातचीत की जाए? ग्रीस बोली, मैंने सुना है डिप्टी रियाज कहता है अब बातचीत का वक्त गुजर चुका है। या तो डेरे के मुल्जिम गैर मशरूत तौर पर बाहर आकर खुद को पुलिस के हवाले कर दे या फिर कार्रवाई के लिए तैयार रहें। शानी ने दिलगीर आवाज में कहा, कोई भी खुद को उसके हवाले नहीं करेगा। उसने डेरे वालों में इतनी दहशत फैला रखी है कि उसके हत्थे चढ़ने की बजाय लड़ते हुए मरने को बेहतर समझेंगे। शायद तुम्हें पता ना हो, चंद रोज पहले डेरे के 3 बंदे डिप्टी के हत्थे चढ़े थे। उनमें से 2 को इसने इतनी बुरी तरह तशद्दुद का निशाना बनाया कि उनकी लाशें भी डिप्टी से पनाह मांग रही थी। बाद में उन लाशों को खच्चरों या शायद गधों पर लाद कर डेरे पर भेजा गया ताकि देखने वाले इबरत पकड़े। ग्रीस ने कहा, रुस्तम वाली खबर सुनाकर तुमने और दुखी कर दिया है। रुस्तम की गिरफ्तारी कैसे हुई और क्या तुम्हें यकीन है कि वाकई ऐसा हो गया है? हाँ, मैंने उसे खुद देखा है डिप्टी रियाज के पास। उसे उल्टी हथकड़ी लगा दी गई है और इर्द गिर्द बड़ा सख्त पैरा है। ग्रीस बड़े ध्यान से शानी को देख रही थी। पुरसोच अंदाज में बोली, शोनी, कहीं ऐसा तो नहीं कि रुस्तम ने तुम्हें डिप्टी के शिकंजे से निकालने के लिए गिरफ्तारी दी हो? शानी का दिल धक से रह गया। उसके साथ ही उसे ग्रीस की जानत का एतराफ करना पड़ा। ताम उसे अपनी जबान से किसी तरह का इकरार नहीं किया। बोलो शोनी, क्या मेरा अंदाजा दुरुस्त है? प्लीज ग्रीस, मैंने तुमसे इल्तजा की है, अभी मुझसे इस बारे में कुछ ना पूछो। ग्रीस खामोश हो गई, लेकिन उसके तासरात बता रहे थे कि उसने शानी की खामोशी को उसका इकरार ही समझा है। उसकी सुर्खों सफ़ेद पेशानी पर सोच की लकीरें कुछ और गहरी हो गई। कुछ देर बाद वो होले से बोली, शोनी, क्या तुम वापस डेरे पर जाना चाह रही हो? हाँ ग्रीस, मुझे लगता है यहाँ डेरे पर सब कुछ खत्म होने वाला है, शायद रुस्तम भी, और अगर वो भी खत्म हो रहा है तो फिर मैं वापस जाकर क्या करूंगी? 2 आंसू मोटी बूंदों की तरह शानी की आंखों से गिरे और हाथों की पुश्त पर फैल गए। ग्रीस ने कहा, तुम बहुत ज्यादा मायूस नजर आ रही हो, हौसला रखो। हम रुस्तम को इस तरह जान हारने नहीं देंगे, और अगर वो गिरफ्तार है तो फिर उसके जिंदा रहने का इम्कान मजीद बढ़ जाएगा। एक दफा वो गिरफ्तार हालत में मीडिया को नजर आ गया तो पुलिस वालों के लिए उसे खत्म करना आसान नहीं होगा। तो फिर जल्दी करो ग्रीस, मुझे डर है कि हमारे वापस पहुंचने से पहले कुछ हो ना जाए। डिप्टी रियाज बिल्कुल जानवर बना हुआ है।